हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का वक्त था, सड़कें सुनसान। तभी कदमों की आहट हुई और वो परछाई भागती हुई दिखी। कोई था जो किसी चीज़ से डरकर भाग रहा था। वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखता, गिरता, पड़ता, लड़खड़ाता सा भाग रहा था। उसकी हरकतें काफ़ी हद तक पागलों वाली थी। अचानक वो रुक गया और दोनों हाथों से कान ढककर जमीन पर बैठ गया, जैसे कुछ सुन रहा हो जो उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा हो। फिर अचानक ही उठकर भागने लगा। वो कुछ बड़बड़ाता भी जा रहा था। वो एक रोड पर भागे जा रहा था। तभी सामने से दीपर चमके। वो कोई ट्रक था। भीषण ब्रेक की चरमराहट हुई, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस आई। कुछ इक्का दुक्का प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक वाले की गलती नहीं थी, मरने वाला ही पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। फिर एक धोबी ने मृतक की पहचान भी की। वो पास ही स्थित एक कोठी में रहता था। पुलिस की टीम अब परिवार वालों को इस मौत की जानकारी देने का अपना काम पूरा करने कोठी की ओर चल पड़ी। मगर ये क्या, कोठी पहुंचते ही पुलिस भी सन्न रह गई। वजह, कोठी के सारे लोग मर चुके थे, सिवाय इस घटना के 12 घंटे पहले सुबह का वक्त। ओफो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? बड़बड़ाते हुए नितारा ने चौथी बार कॉल किया। हेलो। अब की बार फ़ोन उठा और एक बहुत ही धीमी लरचती सी आवाज़ आई। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? कब से कॉल कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? नितारा चिंता से बोली। आप बस एक मैसेज छोड़ दिया करो, मैं कॉल बैक कर लूँगी, उसकी भाभी अंजलि ने कहा। उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो सर्दी हो गई। भाभी आप ठीक हो ना? क्या बात है? आप रो रही हो? नितारा परेशान सी बोली। नहीं तो वो बस। अच्छा मैं रखती हूँ, मम्मी ऊपर आ रही है, अंजलि जल्दी से बोली। अरे पर, नितारा बोल ही रही थी और उधर उसकी भाभी अंजलि ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मोबाइल रखकर वो जो ही पलटी, हो गया, अब कुछ काम भी होगा या मोबाइल ही सर्व कर देना सबको लंच में। एक जहर बुझा ताना आया। सामने उसकी सास और नितारा की माँ खड़ी थी। वो एक भारी भरकम उम्रदराज महिला थी जो घर में भी फैशन से कोई समझौता नहीं करती थी। साड़ी से लेकर ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ इतने चकाचक कि एकता कपूर भी नजरें उतारती उन्हें। अंजलि सर झुकाए वहाँ से चली गई। सास के ताने अब उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, पर मम्मा, दादी हमेशा आपको डांटती क्यों रहती है? श्रुति ने कहा, जो अंजलि की 4.5 साल की बेटी थी। ऐसे नहीं बोलते, किचन में काम करती हुई अंजलि ने कहा। श्रुति वहीं खेल रही थी। वो विशाल सी किचन थी जिसमें एक टी टेबल भी थी। मम्मा, मेरा भाई कब आएगा? श्रुति ने फिर मासूमियत से पूछा। सब्जी काटते काटते अंजलि के हाथ रुक गए और चॉपिंग बोर्ड पर एक बूंद गिरी। क्या जवाब दे वो श्रुति को? तभी श्रुति उससे सटकर खड़ी हो गई और ऊपर देखती हुई बोली, मम्मा, दादी कहती है मेरा भाई नहीं, बहन थी, और वो अब कभी नहीं आएगी। सच में? बोलो ना मम्मा, श्रुति उसके दुपट्टा खींचती हुई बोली। अंजलि अपनी आंखें पोंछने लगी। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मम्मा, ये कलमुही क्या होता है? श्रुति, अंजलि का हाथ उठ गया पर वो उसे नहीं मार पाई। श्रुति सहमी सी अपनी माँ को देखने लगी। अंजलि ने उसे गले लगा लिया और फपक फपक कर रोने लगी। कितनी बेबस थी वो उस वक्त। वो अपने कमरे में उदास बैठी थी। श्रुति खाना खा के सो चुकी थी। उसके ससुर और पति ऑफिस में थे। वो बहुत प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे। सास अपने कमरे में टीवी के सामने बैठी एक के बाद एक सीरियलों का कृतार्थ करती जा रही थी। बीच बीच में फ़ोन पर गपशप चुगली भी हो जाती थी और अंजलि सोच में गुम थी। कितनी आसानी से सभी सब कुछ भूल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या कभी मन में पछतावा भी नहीं होता, या कम से कम याद ही आ जाए? पर सब पत्थर के हैं, एक बेजान पत्थर, बस। वो बेचैनी से उठ के टहलने लगी। जब वो खिड़की के करीब आई तो उसे कुछ दिखा। उसका ससुराल एक बड़ी सी 2 मंजिला कोठी थी जिसका खूब बड़ा सा दीवारों से घिरा लॉन भी था। ये उसका वहम था या दूर बाउंड्री वॉल के पास कोई बैठा था।
उकड़ू होकर। कौन? एक काला साया। उसके हाथ हिल रहे थे जैसे वो ज़मीन पर कुछ कर रहा हो, पर क्या? फिर वो साया उठा और दोनों हाथ काम पूरा हुआ वाले अंदाज में झाड़ने लगा। एक बार अपना काले कपड़े से ढका चेहरा कोठी की तरफ करके देखा, फिर पलटकर चल दिया और दीवार फांद कर चला गया। कौन हो सकता है? कोई चोर? पर चोरी तो कुछ की नहीं। और क्या चुराने आया था? मिट्टी? अंजलि खड़े खड़े उलझन में सोच रही थी। लव मैरिज की थी उसने। वो साधारण परिवार की थी, पर उसका पति तुषार, नितारा का बड़ा भाई, एक रईस परिवार से था। ऐसा लगता था जैसे शादी करने तक की ही हिम्मत थी उसकी। बाद में अपनी पत्नी को अपनी माँ के रहमो करम पर छोड़कर वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता, और माँ घर में दूध फटने से लेकर कश्मीर की समस्या तक हर बात में अंजलि को दोष देना, कोसना और तुषार को ये याद दिलाना नहीं भूलती थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर डाली थी। उसके सुर में लाती थी उसकी बेटी और अंजलि की छोटी ननद तन्वी। ससुर तटस्थ ही रहते थे। अंजलि ने सोचा ये तो हर घर की कहानी है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। पर पिछले हफ्ते जो कुछ भी हुआ वो उसके शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। अगर कोई सही था इस परिवार में जिसे अंजलि की चिंता भी थी और उससे सहानुभूति भी थी, तो वो थी उसकी बड़ी ननद नितारा, जिसे उस परिवार की नालायक बेटी का खिताब हासिल था। और हो भी क्यों ना, वो एक बिन ब्याही माँ जो थी। नितारा, नितारा, अरे कहाँ हो? कॉफ़ी लोगी? अरे नितारा, क्या हुआ? अमन ने पूछा। वो एक महानगरीय सुबह थी, इतवार का दिन था। नितारा बालकनी की एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई थी और सूजी हुई आंखें बता रही थी कि वो कितना रो चुकी थी। उसने नाक सूंघी और उठकर खड़ी हो गई। वो अमन की तरफ मुड़ी और अमन सदमे से पीछे एक सोफे पर गिर गया। नितारा के हाथ में एक स्ट्रिप थी जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के काम आती। पॉजिटिव है, वो भर्राए गले से बोली। अब हवाइयाँ अमन के चेहरे पर उड़ रही थी। अमन, जो उसका कलीग था, बॉयफ्रेंड भी, और उसके हिसाब से उसका फ्यूचर हस्बैंड भी था। तभी पिछले कुछ दिनों पहले एक रात बात हद से आगे बढ़ गई। नितारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, 3 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ देर बाद अमन खींचता हुआ बोला। शादी कर सकते हैं अमन, 3 महीने में बात पुरानी भी हो जाएगी। नितारा मशीनी अंदाज में बोली। नो वे, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, अमन सपाट स्वर में बोला। और वो सब तो तुम बहुत अच्छे से कर रहे थे, नितारा चुभने वाले स्वर में बोली। ओह हेलो, जो कुछ भी हुआ ना वो दोनों की मर्जी से हुआ, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ, ये मेरी गलती नहीं है, अमन चिढ़कर बोला। नहीं अमन, तुम्हारी नहीं, ये मेरी गलती है, बोलती हुई नितारा उसके फ्लैट से निकल गई। 3 दिन बीत गए। अमन ने डोरबेल बजाई। रश्मि ने दरवाज़ा खोला, जो नितारा की खास सहेली थी। अमन अंदर आया। ड्राइंग रूम में नितारा बैठी थी। वो 3 दिन से रश्मि के ही साथ थी। अपने घर वालों से नज़रें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। नितारा, क्यों अपना और मेरा दोनों का ही फ्यूचर स्पॉइल कर रही है? हमें सब कुछ सेटल करना है ना, अमन उसके सामने बैठता हुआ बोला। नितारा ने एक सवालिया नज़र उस पर डाली। देख, हमें ना इस बच्चे को, अरे इसे, यार ये पैदा नहीं हो सकता, बस प्लीज़ समझना। वो खींचा। समझ गई, अब क्या करूँ ये बताओ? वो बिना उसकी तरफ देखे फर्श को घूरती हुई बोली। देख, हॉस्पिटल तो रिस्की है, कोई पंगा हो सकता है, हम एक्सपोज भी हो सकते हैं, पर एक लेडी है जो पैसे के लालच में ये काम करती है, अमन जल्दी से बोला। नितारा ने अजीब नज़रों से उसे देखा। वो रिया है ना, बॉस की सेक्रेटरी, उसने बताया। हो सकता है तुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, पर सह लेना यार, हमारे फ्यूचर का सवाल है, प्लीज़। अमन दोनों हाथों में उसका चेहरा थामते हुए बोला। नितारा एक टक उसे देख रही थी। उसने धीरे से सर हिलाया। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, कल ऑफिस में मिल, फिर बताता हूँ। और हाँ, अभी घर जा अपने, और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। मम्मी देखो भाभी ने क्या किया, मेरी ड्रेस। घर में घुसते ही छोटी बहन तन्वी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हे भगवान, कैसी बहू है, एक काम नहीं होता ठीक से। हाँ, जबकि मेरी माँ तो पड़ोस के भी काम कराया करती थी इस उम्र में, नितारा ने जोर से आवाज़ लगाई। सभी उसे घूरने लगे, यहाँ तक कोने में खड़ी डरी सहमी उसकी नई नवेली भाभी अंजलि भी। अरे दी, आप तो चुप कर, इतनी बड़ी हो गई है, कपड़ा तक आयरन नहीं कर सकती, चल भाग, नितारा डपटते हुए बोली, और तन्वी पाँव पटकती चली गई। चिल्ला क्यों रही है, ऐसा कौन सा? मम्मी मम्मी मम्मी, टाइम देखो, जेठानी भी कभी देवरानी थी, बीत जाएगा, नितारा जोर से बोली
और उसकी माँ जल्दी से लुढ़कते हुए अपने कमरे में चली गई। नितारा अपने लिए चाय बनाने लगी। मैं बना देती हूँ, संकोच से अंजलि बोली। क्यों भाभी, मुझे बनाना नहीं आता या फिर कोई रूल है कि सारे काम आप ही करोगी? नितारा हंसते हुए बोली। अंजलि भी हंस दी। कुछ देर बाद दोनों टी टेबल पर बैठे थे, चाय चुसक रहे थे और बातें कर रहे थे। 1 महीने पहले ही अंजलि इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, जिसे नितारा के अलावा सब नापसंद ही करते थे। नितारा सोने जा रही थी जब उसने मोबाइल पर एक न्यूज़ देखी कि किस तरह एक हत्या की वारदात में हत्यारों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति को मार डाला। कमाल है, लोग अपने खुद के घरों तक में सेफ नहीं है। वो बुदबुदाती हुई सोने की तैयारी करने लगी और अचानक उसकी सोच को एक जबरदस्त झटका लगा। लोग, अरे यहाँ तो एक नन्ही सी जान अपनी माँ के गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है। घर की क्या औकात है। नितारा उठ के बैठ गई। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही हूँ? बच्चा, मेरा बच्चा, उसकी क्या गलती? क्या वो नन्ही सी जान ये जानता भी है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है? अपने हिसाब से तो वो इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर आराम कर रहा है ना। और उसकी अपनी माँ ही उसे, और अचानक ही उसे अपने अंदर एक नई नाजुक सी धड़कन महसूस होने लगी। हालांकि जानती थी कि अभी शुरुआत थी, पर न जाने क्यों उसकी अंतरात्मा प्रबलता से उसे उसके अंदर पल रही एक और जान का एहसास करा रही। वो बिस्तर से उठी और टहलने लगी। पर लोग क्या कहेंगे? मम्मी पापा, रिलेटिव्स, कलीग्स। वो धम से एक कुर्सी में धंस गई और हाथों में चेहरा थाम लिया। कुछ देर बाद उसने अपना चेहरा उठाया और भीजे स्वर में बोली, लोग, भाड़ में गए लोग। वो एक चाल थी जिसमें अब कोई नहीं रहता था। शायद टूटने वाली थी कुछ दिनों बाद। किसी विवाद की वजह से सालों से उसका काम रुका हुआ था। नितारा और अमन वहाँ पहुँचे। वो अंदर गए। नितारा हैरानी से देखने लगी। एक कमरे में एक बेड था, हॉस्पिटल के ही बेड जैसा। कुछ छोटे उपकरण, हैंड ग्लव्स, कैंची, टॉवेल, गर्म पानी के बर्तन वगैरह भी थे। और तभी, आ गए तुम लोग? पीछे से एक भारी रूखा स्त्री स्वर उभरा। दोनों चिहुक के पलटे। वो एक डरावने और भारी चेहरे वाली औरत थी। उसने कई अजीब सी अंगूठी और मालाएं पहन रखी थी। माथे पर एक काले रंग की गोल बड़ी सी बिंदी भी थी। पैसे? वो उसी स्वर में अमन से बोली। हाँ हाँ हाँ, ये लोग, इन लोग पूरे हैं। अमन एक गड्डी उसके हाथों पर रखता हुआ बोला। उसने गिनने की कोशिश नहीं की। वो नितारा को घूरती रही। चला, लेट इधर। आ जा, आना, तेरे को करवाना है ना ये? वो घूरती हुई बोली। हाँ हाँ, और थोड़ा जल्दी प्लीज़। अमन नितारा को बेड की तरफ ले जाता हुआ बोला। नितारा ने उसका हाथ झटक दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझे तुम? वो बरसी। शट अप, मेरी कोई गलती नहीं। यही कहा था ना तुमने? तो किसकी गलती है? इस बच्चे की? इसे किस बात की सज़ा देने जा रहे हो? हाँ, ये बच्चा जन्म लेगा अमन, जरूर लेगा। हमारी करने की सज़ा मैं इसे भुगतने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। नितारा गुस्से में बोली। पागल हो गई हो? अरे लोग क्या कहेंगे? भाड़ में गए लोग। मर गए आज से मेरे लिए सब। मैं और मेरा बच्चा, अब यही मेरी दुनिया है। तुम शायद 9 महीने बाद पिता बनते अमन, पर मैं, जिस दिन से इसने मुझ में सांस लेना शुरू किया है ना, मैं तभी माँ बन गई थी। और मैं ऐसा नहीं करने वाली। तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही मना। ज़रूरत थी अमन, देखना चाहती थी मैं इस अपराध की जड़ को। और वो आगे बोलती इससे पहले ही बहुत से पुलिस वाले धड़धड़ाते हुए अंदर आ गए। अमन बुरी तरह चौंक पड़ा। उन्हें नितारा ही चुपके से अपने साथ लाई थी। अमन और उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। नितारा, अमन सदमे से बोला, मैं इस बच्चे को अकेले ही जन्म दूंगी। जाहिर है मैं पालूंगी भी अकेले ही, पर एक इच्छा थी कि पिता होने के नाते तुम भी तो कुछ कीमत चुकाओ। जानती हूँ, और कुछ तो तुम करने से रहे। इसकी वजह से कम एक बार जेल ही चले जाओ, मैं इसी से खुश हो लूँगी। नितारा जहर बुझे स्वर में बोली। अमन फर्श को घूरने लगा। नितारा ने उस औरत की तरफ देखा और मुंह खोले देखती रह गई। वो औरत उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। महिला कांस्टेबल उसे ले जाने लगी। वो नितारा के पास पहुंचकर रुक गई। अभी 2 महीने तक ज़्यादा मेहनत मत करना, वजन मत उठाना, उसके बाद खूब पैदल चलना, हरकत में रहना, बच्चा अच्छे से हो जाएगा। जा, माँ बन, खूब खुश रहना, वो भर्राए स्वर में बोली। नितारा मुंह बाए उस औरत को देखती रह गई, जो थोड़ी देर पहले ही पैसे लेकर उसका गर्भपात कराने जा रही थी। वो पुलिस के साथ चली गई। नितारा अभी भी हक्की बक्की से खड़ी दरवाजे को घूर रही थी। अजीब औरत थी, चाहती क्या थी आखिर वो? और नितारा उस दिन आखिरी बार अपने घर आई। रात का समय था, सब सो चुके थे, जब उसने धीरे से अंजलि को अपने कमरे में बुलाया। अरे ये सामान वगैरह, ये सब क्या नितारा? तुम कहीं जा रही हो? अंजलि हैरानी से बोली। हाँ भाभी, जाना ही पड़ेगा। सबकी परेशानी और दुश्वारी की वजह नहीं बनना मुझे।
नितारा एक लिफाफा तैयार करती हुई बोली। अरे पर मेरा नंबर अब बंद हो जाएगा, अगर आप चाहो तो नए नंबर से मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी। अब ये चिट्ठी मम्मी को दे देना, वो सब समझ जाएंगी। वो लिफाफा अंजलि को देती हुई बोली। क्या है इसमें? नितारा गौर से अपनी भाभी को देखती रही। कितना अजीब है ना भाभी, सब आपका कितना ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि आप माँ बनने जा रही हो। और ठीक इसी वजह से मुझे पता है कि सब मुझे कितनी नफरत, कितनी लानतें भेजने वाले हैं, वो लाचारी से बोली। अंजलि के चेहरे पर हाहाकारी भाव आए। नितारा, तुम प्रेग्नेंट हो? वो सदमे से बोली। नितारा ने हाँ में सर हिलाया। ये तो सही नहीं हुआ, बिना पति के साथ के। पति तो आपके साथ भी नहीं है भाभी। क्या ये क्या कह सही तो कह रही हूँ। हाँ, ये एक सर्टिफिकेट ज़रूर है बस। वो अंजलि के मंगलसूत्र को छूती हुई बोली और हंस दी। नितारा रुक जाओ, ऐसी हालत में हम बात करेंगे घर पर। और नहीं भाभी, आप चिंता न करो, मैं ध्यान रख लूँगी अपना। क्या करें, शुरू से ही हूँ ऐसी। एक गलती कर चुकी हूँ, अब दूसरी नहीं कर पाऊँगी। सबके साथ नॉर्मली रहने की जो कीमत है वो मैं नहीं चुका सकती। अंजलि वर्तमान में लौट आई। उस रात आखिरी बार देखा था उसने नितारा को। गजब की साहसी लड़की थी वो, जो उसके मन का नहीं उसे ठोकर पर रखती थी। आज अगर वो यहाँ होती तो शायद ये सब कभी ना होता जो हुआ। अंजलि ने दुख से सोचा, श्रुति से 3 दिन ही छोटा था उसका बेटा। कहाँ गुम हो? तुषार की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। रात के 10 बज गए थे। हाँ, कुछ नहीं, आ गए तुम? खाना लगा दूँ? अरे तुषार, वो जो बाउंड्री के पास अशोक के पेड़ लगे हुए ना, कोई घुसा था वहाँ आज दोपहर में। अंजलि बोली। होगा कोई, गार्ड से पूछूंगा। अपनी टाई खोलता हुआ तुषार बोला। क्या पता, मैंने खिड़की से देखा तो। वो सुना तुमने? तुषार जल्दी से बोला। क्या? कोई फुसफुसा रहा है। फिर से हुआ? नहीं तो कहाँ? अरे ध्यान से सुनो। ये सुना? तुम मुझे डरा रहे हो, अंजलि भयभीत स्वर में बोली। तुषार उठकर कमरे का हर कोना तलाशने लगा। अरे यार, कौन है? सामने आओ। उसने अंत में खींचकर पर्दे तक उखाड़कर फेंक दिए। तुषार, पागल हो गए हो? अंजलि चिल्लाई। अरे पर तुषार कुछ बोलता उसके पहले ही नीचे से एक तेज चीख की आवाज़ आई। तुषार और अंजलि भागते हुए नीचे पहुंचे। मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? अरे हटाओ इसे। तुषार की माँ खिड़की के पास खड़ी थी और उसके पर्दे ने उन्हें जकड़कर कस रखा था। अंदर से उनकी खुटी हुई चीखें सुनाई दे रही थी। और तभी पापा क्या कर रहे हैं आप? ये तो तन्वी की आवाज़ है। अंजलि जाओ देखो। तुषार अपनी माँ पर कसते हुए पर्दों को खींचने की कोशिश करता हुआ बोला। वो हाँफ रहा था। अंजलि भागती हुई हॉल में आई और उसकी चीख निकल गई। उसके ससुर ने एक कैंची हाथ में उठा रखी थी और बार बार उसका प्रहार अपने कानों पर कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें दर्द या कोई और एहसास भी हो रहा है। वो यंत्र चालित गुड्डे के जैसे लग रहे थे। साफ दिख रहा था कि उन्हें भी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ परेशान कर रही थी और लग रहा था जैसे कोई कानों में ही बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। वो बार बार प्रहार करते और तन्वी उन्हें रोकती और वो उसे परे धकेल देते। भाभी देखो ना, पापा को क्या हो गया? वो बिलखती हुई बोली और ज़मीन पर गिर गई जब उसके पिता ने उसे एक बार फिर धक्का दे दिया था। और तभी मम्मी नहीं, अंदर से तुषार की चीख सुनाई दी। अंजलि और तन्वी भागकर अंदर पहुंचे। तुषार की बाहों में उसकी माँ का निष्प्राण शरीर था और वो फूट फूट कर रो रहा था। माँ जा चुकी थी। अचानक फिर से तन्वी को अपने पिता की चिंता हुई। वो भागकर बाहर पहुंची। अंजलि तुषार के पास बैठ गई और उसे शांत कराने लगी। तभी बाहर से कांच टूटने की जोरदार आवाज़ आई। तुषार और अंजलि भागकर बाहर पहुंचे तो एक और हृदय विदारक दृश्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। शायद एक और बार तन्वी को उसके पिता ने धक्का मारा था और वो बड़ी सी सेंटर टेबल पर जा गिरी थी। टूटा कांच चारों तरफ बिखरा था और साफ दिख रहा था कि वो मर चुकी थी। तुषार उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके पापा भी गिर गए। शायद अब तक उन्होंने बहुत ही गहरा घाव कर लिया था खुद पर। ये क्या हो रहा है अंजलि? हमारे घर में कोई भूत प्रेत है क्या? वो विक्षिप्तों की तरह बड़बड़ाया और तभी पूरा घर एक तेज आवाज़ से गूंज उठा। एक नवजात के रोने की आवाज़, बहुत ही विकृत और तीखी, डरावनी, भयावह आवाज़ जो न जाने कहाँ से आ रही थी। वो डर के मारे अंजलि से लिपट गया। ये बच्चा कहाँ से रो रहा है? वो पसीने से भीग गया था। आवाज़ बढ़ती गई, बल्कि अब तो लग रहा था जैसे सैकड़ों बच्चे गला फाड़कर कोरस में रो रहे। हर तरफ से आवाज़ फूट रही थी, फर्श से, दीवार से, छत से। कौन है? सामने आओ। तुषार चिल्लाता रहा। वो पूरा पागल लग रहा था।
नहीं, मैं नहीं मरूंगा। मैं भाग जाऊंगा। हाँ, भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। और फिर बिना इस बात की परवाह किए कि उसकी पत्नी और बेटी अचानक ही भूतिया हो चुके उस घर में अकेले, वो पलटकर बाहर के दरवाजे से निकल गई। यही तो करता आया था वो सारी जिंदगी, भागना। वो भागता रहा और बच्चे के रोने की आवाज़ें उसका पीछा करती रही। वो मुड़ मुड़ कर देखता रहा और भागता रहा जब तक कि रोड पर आ रहे एक मालवाहक ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत न हो गई। उनके परिवार के धोबी ने ही बताया पुलिस को कि मरने वाला तुषार था, और जब पुलिस खोज खबर लेने उसकी कोठी पर पहुंची तो तुषार का सारा परिवार मृत मिला, सिवाय अंजलि और श्रुति के। पुलिस के पास अंजलि के खिलाफ कुछ भी नहीं था। वैसे भी जो भी गुजरा था वो उसके गहरे सदमे में थी। ऐसे समय में उसके माता पिता और दोनों भाइयों ने अनमने ढंग से ही सही उसका ख्याल रखा। उसकी तुषार से लव मैरिज के बाद अपने परिवार से बोलचाल बंद थी। पुलिस अंततः इस नतीजे पर पहुंची कि तुषार ने ही अपने पिता, माता और छोटी बहन का कत्ल किया और ट्रक के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। नितारा जैसे भागती हुई बदहवास सी अपने शहर पहुंची। अपने परिवार के ऐसे अंजाम की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि गऊ समान उसका बड़ा भाई ऐसा भी कर सकता था। क्या यह हमेशा दबाव में रहने का नतीजा था? दिन रात मम्मी के ताने, तन्वी के व्यंग, बिजनेस के चलते पापा का प्रेशर, क्या अंततः वह फट पड़ा था? क्यों अंजलि और श्रुति को तो कुछ नहीं हुआ था? खैर, परिवार के कलंक और नितारा की गलती। उसके बेटे ने ही अपने नाना, नानी, मामा और मौसी को मुखाग्नि दी। अंजलि अब भी सदमे में थी और अपने माता पिता के पास थी। नितारा ने अपने बेटे को अपनी सहेली रश्मि को सौंप दिया था और अपने परिवार की लगभग जल चुकी चिताओं के पास अकेली गुमसुम बैठी थी। लगभग 5 सालों से वो उनसे नहीं मिली थी और आज इस तरह मिलना होगा ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपने विचारों में खोए हुए अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने सर उठाकर देखा और चौंक पड़ी, थोड़ा डर भी गई। सामने वही डरावनी सी रहस्यमयी औरत खड़ी थी, वही जिसे 5 साल पहले अमन ने पैसे दिए थे उसके अबॉर्शन के लिए। शाम के धुंधलके में उस वीरान से शमशान में उसे यूं देखना और भी डरावना था। बड़ी बड़ी काली आंखें, कुछ लालिमा लिए हुए, माथे पर वही काली बड़ी सी बिंदी, काले कपड़े, उलझी हुए झाड़ियों जैसे बाल। डर मत, मैं कुछ न करूँगी, बात करने आई थी तुझसे, जानती थी तू आएगी, वो अपनी उसी भारी बेसुरी मर्दों जैसी आवाज़ में बोली। बात? क्या बात करनी है? और तुम तो जेल में थी ना? नितारा अटकते हुए बोली। जवाब में उस औरत ने जोर का अट्टहास किया। नितारा कांप गई। अजीब तरीके से डरावनी थी वो। उसका हंसना और भी भयानक था। हाँ रे, जेल में थी, पर कौन सा पहली बार गई थी? हमेशा भाग जाती हूँ, मेरा काम ही ऐसा है। अरे प्रोफेशन, वो फिर हंसी। मतलब? सुन, तेरे भाई ने कुछ नहीं किया। अरे वो तो खुद भी मरा ना। ओह, फिर तो ये मैं की थी ना। और नितारा सन्न रह गई। क्या? तुमने मारा था मेरे परिवार को? जवाब में उस औरत ने हल्के से सर हिलाया और उन जल चुकी चिताओं की तरफ देखा, जैसे ये बहुत मामूली काम हो और उसकी रूटीन का हिस्सा हो। पर क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरे परिवार ने तुम्हारा? नितारा चिल्लाई। और क्या बिगाड़ा था उस नन्ही सी जान ने तेरे परिवार का? हाँ, बोल ना। अरे वो तो अभी दुनिया में भी नहीं आई थी। वो औरत चेहरे पर ठंडी नफरत के भाव लेकर नितारा की तरफ मुड़ी। अब उसके चेहरे पर एक कतरा भी नहीं था हंसी का। नितारा सहम कर और दुविधा से उसे देखने लगी। तेरी भाभी फिर से माँ बनने वाली थी, मालूम नहीं तेरे को? नितारा चौंक पड़ी। उसने सदमे से नाम में सिर हिलाया। लड़की थी उसके गर्भ में, और तेरी माँ को? वो राख हो चुकी चिता की तरफ मुड़ी। पोता चाहिए था, पोता, वो दांत भींचती हुई बोली। नितारा ने देखा उसका चेहरा नफरत से जैसे विकृत हो गया था और वो और भी डरावनी लग रही थी। मैं सबकी मदद करती हूँ, अधिकतर तो जिन्हें लड़का चाहिए लड़की नहीं, या फिर आजकल के छोकरा छोकरी, वो नितारा को घूरती हुई बोली, जिनको अपने बच्चे बस एक रात की गलती लगती, खुद के जिस्म की खुजली पर काबू नहीं, और गलती उस अजन्मे बच्चे की जो अभी दुनिया में भी नहीं आया है। लड़के की, पोते की झूठी शान, कुत्ती इच्छा, और गलती उस बेचारी लड़की की जो माँ की कोख में चैन सुकून से अपने जन्म की राह देख रही है। छी! उसने नफरत से जमीन पर थूक दिया। वो कितनी देर तक गुस्से से हाँफती रही, फिर नितारा की तरफ देखा। तुझे नहीं पता उस दिन मुझे मना करके बाल बाल बची थी तू, वरना तेरा और तेरे यार का भी यही होना था, समझी? एक भ्रूण, एक जीवात्मा ही चाहिए मुझे बस, मैं विनाश ला सकती हूँ उससे। वो दोनों हाथ फैलाती डरावने अंदाज में बोली। नितारा मुँह बाए उसे देखती रही। मैंने कहा था ना कि बहुत हिम्मत वाली है तू। बिना ब्याहे अपने बच्चे को जन्मने जा रही थी, समाज से भिड़ने जा रही थी। मेरा जी ही जानता है, जिंदगी में पहली बार तेरे जैसी माँ देखी थी मैंने। कितनी दुआएं निकल रही थी मेरी आत्मा से उस दिन।
साक्षात देवी लग रही थी तू, जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए त्रिशूल उठाए खड़ी थी। पर अफसोस कि तेरी भाभी ऐसी ना थी, कमज़ोर थी, वो पड़े पड़े रो रही थी और मैंने उसका बच्चा गिराया। 10 दिन पहले की बात है। तेरा भाई, वो बेशरम बाप, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरी बहन, सब शामिल थे इस पाप में। अब बता क्या गलत किया मैंने? अरे बोल ना, हत्या की सज़ा तो हमारे कानून में भी मौत है ना। बड़े आराम से उस बेचारी बच्ची के भ्रूण को मुझे ठिकाने लगाने का बोलकर और मेरे हाथों पर नोटों की गड्डी रखकर तेरी माँ चलती बनी। लगा दिया ठिकाने मैंने उसे। तेरे ही घर के ज़मीन में उसका अभिमंत्रित शव दफन कराई परसों। वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, कल को तेरी भाभी बेटा जन्मती तो सब ठीक हो जाता ना। तेरी माँ गर्व से छाती फुलाए पोते की दादी बन जाती, सब खुश। अरे तेरी भाभी भी भूल जाती, कोई मरने वाले के साथ मर तो नहीं जाता ना। और उस बच्ची का क्या, वो अभागी जो जन्म भी न ले सकी, वो भी जन्मती, अपनी माँ का स्पर्श, उस अमृत रस को चखती, पिता को देखती, मुस्काती, दादा दादी का दुलार पाती, तुतलाती, बोलती, गिरती पड़ती, चलती, बड़ी होती। तेरी माँ को पता भी है कि बस एक भ्रूण नहीं, कितना कुछ खत्म कर दिया उसने। जिस बच्चे को विधाता ने जन्म लेने को भेजा हो, उसके भाग्य का फैसला करने वाले, उसे उसके जन्म से पहले मौत देने वाले, ये कौन होते हैं? हवा नितारा के कानों में साएं साएं कर रही। तो यह पूरी सच्चाई थी इस औरत की। ये सिर्फ लोगों के बच्चे गिराती नहीं थी, बल्कि उन भ्रूणों पर विचित्र तंत्र का प्रयोग करके ऐसा करने वालों को उनके इस अपराध की सजा भी देती थी, जैसे कि खुद उसके परिवार को। पर तुम भी तो पाप करती हो ना, बच्चों को तुम ही तो खत्म करती हो, नितारा ने पूछा। अचानक ही उस औरत का पूरा चेहरा लाल पड़ गया और आंखें चमकने लगी। मैं न करूँगी तो कोई और करेगा, वो मान जाएंगे। और तुझे पता है कि जो अभागी जन्म के पहले मरने से बच जाती है, वो जीवन भर मरती है, बार बार मरती है। कितनी दाइयाँ हैं जो बच्चियों को उनके परिवार के कहने पर मार डालती है। कितने बार तुरंत के जन्मे कूड़ेदान में पड़े मिलते हैं। कोई ज़्यादा ही खुश नसीब हुआ तो यतीम खाने पहुँच जाता है। और मान लें कि ये सब कुछ ना हुआ हो तो भी क्या झेलती है ऐसी लड़कियाँ? नफरत, तिरस्कार, कम उम्र में शादी, यही सब बस। वो चलती हुई गई और एक चट्टान पर बैठ गई। नितारा की तरफ उसकी पीठ थी और वो उस विराट घाट को घूर रही थी। मेरा जी ही जानता है, हर बार ये करते समय खुद भी मरती हूँ मैं। 1000 मौतें मर चुकी हूँ अब तक। पापिन हूँ ना, जाने कितनों की हत्या है मेरे सर पर। नितारा ने देखा वो चुपके से आंखें पोंछ रही थी। पर मंजूर है, मैं ये करती रहूँगी। बोलती हुई वो नितारा की तरफ पलटी और तभी कहीं से फ़ोन बजने की आवाज़ आई। उस औरत ने अपने ब्लाउज़ में हाथ डाला और एक नन्हा सा मोबाइल बाहर निकाला। हाँ बोल, वो फ़ोन सुनती हुई बोली और अचानक ही उसके चेहरे पर बड़ी हिंसक भाव आए। ठीक है, पैसे लगेंगे, वो बोली और मोबाइल वापस रख लिया। वो उठकर नितारा के सामने आई। अब चलती हूँ, किसी और को भी बेटा चाहिए, जरा मदद कर दूँ उसकी, बोलकर वो जोर से हंसी। तुम्हारा नाम क्या है? जब उसकी हंसी रुक गई तो नितारा ने पूछा। वो औरत चुप रही, फिर धीरे से बोली, काली। अच्छा, और ये सब जो तुम कौन? नितारा की बात भी पूरी नहीं हुई और काली पलट कर तेज कदमों से वहाँ से चल दी। वो जैसे जमीन को रौंदती हुई चलती थी। पीछे धूल उड़ रही थी। शाम का अंधेरा घिर आया था। वहाँ घाट के दूसरी तरफ देवी काली का एक पुराना छोटा सा मंदिर था। वहाँ से जोर जोर से घंटे की आवाज़ आ रही थी और वातावरण में गूंज रही थी शाम का धुंधलका सिंदूरी आकाश, घंटों की गूंज और दूर जाती हुई वो रहस्यमयी औरत काली। सही कहा था काली ने, जो बच्चियाँ जन्म के समय मरने से बच जाती है वो जीवन भर मरती है। शायद अंजलि भी वैसी ही थी, 2 भाइयों की बड़ी बहन, अनचाही औलाद। नितारा समझ गई थी। वो उसे और श्रुति को अपने साथ लेकर वापस अपने शहर आ गई। उसका बहुत मन हुआ पुलिस को बताने का कि उसका भाई निर्दोष था, पर पुलिस तंत्र मंत्र को तो नहीं मानती। और दूसरी बात कि शायद काली का तरीका गलत था, पर मन ही मन नितारा उससे सहमत भी थी। हत्या हत्या होती है, भौतिक संसार में हो या माँ की कोख में। खैर, काली अब भी आज़ाद थी और बेटा चाहने वालों की मदद कर रही। ये मेरी गलती है क्या? कुछ कहा भाभी आपने? नितारा बोली। वो छुट्टी का दिन था। वो एक पार्क में बैठे थे। पास ही श्रुति और नितारा का बेटा दोनों खेल रहे थे। ये मेरी गलती है कि मैंने तुषार को चुना। ये मेरी गलती थी कि उस परिवार की हर जातियों पर मैं खामोश रही, यहाँ तक कि जब मेरी बच्ची मुझसे छीनी जा रही थी तब भी। जाने दीजिए ना भाभी, हर कोई एक जैसा नहीं होता। फिर आपकी कंडीशंस भी तो। हाँ नितारा, हर कोई एक जैसा नहीं होता, पर माँ, हर माँ एक जैसी होती है। तुम तो कुंवारी होकर भी लड़ गई ना अपने बच्चे की खातिर, फिर मैं क्यों न लड़ सकी? मेरी बच्ची। सच है नितारा, जब किसी अजन्मे पर ऐसा जुल्म होता है, गलती हम जैसी माँओं की होती है। वो सुबकती हुई बोली। नितारा उसकी पीठ थपथपाने लगी। अरे बच्चे कहाँ गए? वो दोनों उठी और ढूंढने लगी।
तभी नितारा को दिखा किसी अजनबी ने उसके बेटे को गोद में उठा रखा था। उसकी पीठ नितारा की तरफ थी और वो उस बच्चे को दुला रहा था। कौन कौन है? नितारा ने पूछा और थोड़ा चौंक गई। चेहरे पर संकोच भरी मुस्कान लिए अमन पलटा।